मैं अतीक अहमद के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैं सीबीसी इलाहाबाद पुलिस में निरीक्षक पद पे नियुक्त था। वर्ष 96 की बात है। उस समय एक घटना घटित हुई थी मेरे थाने में नहीं, सिविल लाइन थाने में। अशोक साहू नामक एक युवक था जो गाड़ी से जा रहा था और अतीक अहमद के भाई अशरफ भी गाड़ी से जा रहे थे। तो आपस में ओवरटेकिंग को लेके कुछ बातचीत हुई इन लोगों में, सड़क पर रुक के। अशोक साहू को ये पता नहीं था कि अतीक अहमद के भाई हैं। जब उनको ये सब पता लगा तो जाके उन्होंने माफ़ी मांगी अतीक अहमद से कि बहुत गलती हो गई, जो हमसे बातचीत हुई, हमें क्षमा कर दीजिए। लेकिन अतीक अहमद ने कहा आपने बहुत बड़ी गलती किया है, फिर भी जाइए। और इस घटना के 2 ही दिन बाद या 1 दिन बाद उसकी अशोक साहू की सिविल लाइन्स में गोली मार के हत्या कर दी गई, गोलियों से भून दिया गया। उसमें फिर उस समय इलाहाबाद के एसएसपी श्री रजनीकांत मिश्र होते थे और वो प्रोफेशनली अच्छे अफसर थे। और शहर के एसपी उस समय अभय कुमार प्रसाद जी होते थे, आईपीएस थे। तो सब लोग, सारे वरिष्ठ अधिकारी, लालजी शुक्ला जी थे, वो सब लोग आए। और फिर ये हुआ कि मैंने मालूम हो गया कि इन्होंने अशरफ ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो घर के लोग काफ़ी डर घबरा रहे थे, लेकिन पुलिस के प्रयासों से, पुलिस से विश्वस्त होकर उन्होंने फिर एफआईआर की, जिसमें कि अशरफ नामजद हो गया और पुलिस फिर अपनी कार्रवाई करने लगी। फिर लेकिन अतीक ने अपने राजनीतिक प्रभावों का प्रयोग करके इस इन्वेस्टिगेशन को सीबीसीआईडी को ट्रांसफ़र करा दिया। इन्वेस्टिगेशन सीबीसीआईडी को ट्रांसफ़र हुई। अब कुछ संयोग ही था कि उसी समय मेरे भी स्थानांतरण सीबीसीआईडी को राजनीतिक कारणों से हुआ। और जब सीबीसीआईडी को मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो हमारे एसएसपी साहब रजनीकांत मिश्र जी ने तत्कालीन डीजी सीआईडी से रिक्वेस्ट करके हमारी पोस्टिंग इलाहाबाद सेक्टर कराई और उनसे कहा, श्री एच राव साहब हुआ करते थे डीजी सीआईडी, की ये इन्वेस्टिगेशन में धीरेन्द्र राय जी से कराई जाए। तो वो इन्वेस्टिगेशन भी मुझे मिल गई। मैं इन्वेस्टिगेशन करने लगा तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पता लगा कि अशरफ तो घटना के पहले उसी दिन चंदौली थाने में कट्टा में बंद किया गया है। तो वहाँ पर एक इंस्पेक्टर होते थे मंसूर अहमद काजी, जो यही चकिया क्षेत्र के रहने वाले थे। उनका घर था, मकान बना रखा था, वो इनके एसोसिएट थे, इनसे मुलाकात थी उनकी। फिर उस दिशा में मैंने इन्वेस्टिगेशन किया तो सब चीज़ें पता लगी कि वो जो फर्जी उन्होंने किया था वो कार्रवाई वो फर्जी है। तो इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया हमने, और आगे बढ़ा के सब वहाँ एविडेंस वगैरह इकट्ठा करके तब फिर अतीक अहमद भी षड्यंत्र के मुलजिम बने इस मामले में। तो अतीक अहमद पैरवी कर रहे थे, राजनीतिक प्रभाव लगा रहे थे कि मतलब इसमें मामला हमारे भाई के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो, किंतु वो स्वयं भी मुलजिम बन गए, उनको जानकारी नहीं रही। उनकी गिरफ्तारी की जब पूरी तैयारी हुई तो एसएसपी साहब, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस से गया था, मेरा डायरेक्ट उनसे संवाद था, वो अच्छे अफसर थे, तो मैंने उनसे कहा कि साहब ये पुलिस लाइन्स वगैरह में जो इकट्ठा करते हैं फोर्स, तब उनको सूचना हो जाती है, कोई न कोई बता देता है। केवल आप अपने बंगले पे 2 अफसर, लालजी शुक्ला सर, अभय कुमार प्रसाद सर, इनको बुला लीजिए। अभय कुमार प्रसाद सर इस समय एडीजी हैं, हमको लगता है ईओडब्ल्यू में। तो लालजी शुक्ला सर रिटायर हो गए, इनको बुला लीजिएगा। तो इनके पास कुछ लोग आ जाएंगे, 2-4 एसओस को बुला लेंगे। हम व्यक्तिगत रूप से पता कर लेते हैं कि अतीक अहमद कहाँ है, तो फिर इन लोगों को भेज दीजिएगा। इनको इसी आसानी से गिरफ्तारी हो जाएगी, इसको कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। हमारे सेक्टर अफसर भी जो सीबीसीआईडी के उस समय थे वो भी जाके एसएसपी साहब के पास बैठे, ये काम होने लगा। हमने टेलीफोन से बात किया तो अतीक अहमद ने स्वयं फ़ोन उठाया और उन्होंने लैंडलाइन फ़ोन था तो लैंडलाइन फ़ोन लोकेटेड था इनके चेकिया कार्यालय पर। तो इन्होंने बताया कि अतीक अहमद नहीं है, जबकि मैं उनकी आवाज़ को पहचान गया। तो वो मुझको पहचान गया, मैं उनको पहचान गया फ़ोन पर आवाज़ से। तो उन्होंने फिर बताया कि अतीक अहमद नहीं है, 2-3 दिन बाद बात होगी। तो ये इन्वेस्टिगेशन फिर मुझसे ट्रांसफ़र हो गई तुरंत। तो हमने बात कराया, ये वहीं से हेडक्वार्टर से आया कि धीरेन्द्र राय से इन्वेस्टिगेशन बदल दी जाए। तो उस समय बीबी पांडे एक इंस्पेक्टर होते थे, वो सीनियर थे, उनको इन्वेस्टिगेशन दी गई। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप बात करो अतीक से। फ़ोन मिलाया उन्होंने तो अतीक अहमद ने तुरंत फ़ोन पे आ गए, बोले मैं हूँ, अभी जुमा है या क्या है, 1 दिन बाद या कल, तो आप 1-2 दिन बाद हमको संपर्क करना, तो किसी भी होटल में हम आपसे बता देंगे, आप आ जाइए, फिर बात कर लेंगे। तो ये कन्फर्मेशन हो गया कि वो अपने ऑफिस में ही हैं, इसलिए वो ऑफिस में उनके फ़ोन लगा हुआ था। हम चले और रास्ते में फिर एसएसपी साहब को बताया। तो ये जो फोर्स था, दोनों एसपी लोग और ये लोग सब लोग आए, हम सब लोग उनके साथ पहुँचे। तो वहाँ उनके ऑफिस में पहुँचे तो चैम्बर था शीशे का, दूर से मैंने देख लिया कि वो अतीक अहमद बैठे हुए हैं। एक यूनिफॉर्म्ड आईजी बैठे थे जो सीआरपी के थे और संभवतः बिहार के रहने वाले थे। तो वो बेचारे काफ़ी घबरा गए, गाड़ी उनकी बाहर खड़ी थी, मैं अंदर घुसा और अतीक को मैंने कहा कि अपना परिचय बताया कि मैंने आपको गिरफ्तार किया, और उनको पकड़ के फिर मैं ले आया।
और गाड़ी में बैठा के ले आके सिविल लाइन थाने में, जहाँ का ये मुकदमा था, हमको रख कर फिर उनके घर की तलाशी लेने के लिए चला। तो वो खुलदाबाद थाने में था, वहाँ के प्रभारी को लेके वहाँ तलाशी ली गई। तो घर में एक राइफल मिली और कुछ इलिसिट कार्टिजेस मिले जो प्राइवेटेड बोर के थे, हमको मोस्ट प्रोबेबली 9 mm के थे। तो इनके पिताजी उसमें गिरफ्तार हुए, उनको ला के वहाँ बंद किया गया। दोनों लोग जेल गए उसमें। इनके पिताजी उस मामले में वो कंस्पिरेसी में जेल गया। बल्कि वो जो इंस्पेक्टर साहब थे जिन्होंने फर्जी कट्टे में बंद किया था, उनके घर की भी तलाशी ली गई। उस समय वो गिरफ्तार तो नहीं हो पाए थे। बाद में मेरा तबादला CBI में हो गया और ये इन्वेस्टिगेशन फिर वहाँ से इलाहाबाद सेक्टर से CIS सेक्टर को लखनऊ ट्रांसफ़र कर दी गई। फिर उसका क्या हासिल हुआ मुझे पता नहीं। बीच में बल्कि न्यायपालिकाओं का भी बुलाया, हाई कोर्ट ने बुलाया। इन्होंने हाई कोर्ट में कोई याचिका दाखिल की, उसमें चैम्बर में बुला के तत्कालीन जज साहब ने मेरी केस डायरी मांगी और केस डायरी का जैसे जो प्रक्रिया है उन्होंने केस डायरी रखवा लिया अपने पास। बाद में वो जज साहब ही शायद श्री IM कुद्दूसी साहब थे, जिसको बाद में CBI ने रिटायरमेंट के बाद बंद किया और जेल भेजे गए वो भ्रष्टाचार के मामले में। तो ये सब चलता रहा मामला। इसके बाद मेरा फिर CBI ट्रांसफ़र हो गया और मैं CBI को चला गया। इस बीच जब मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो एक बार अतीक अहमद हमारे घर पे, मैं बनारस में जो घर था रात में सोया था, तो एक फ़ोन आया जिसने कहा कि मैं आपका शुभचिंतक हूँ और अतीक अहमद के संबंध में कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ। रात के 1:30 बज रहे थे। मुझे लग गया कि या तो मेरी उपस्थिति के बारे में कोई पता लगा रहा है या कुछ। मैंने उनसे कहा, थोड़ा नाराज़ हो गया कि भाई आप मेरे शुभचिंतक हो तो अपना पता बताइए, और मुझसे ये रात में 1:30 बजे फ़ोन करने का क्या मतलब है माने। बल्कि ज़रूर निश्चित रूप से मैं भी चैतन्य हुआ। तो मेरे पास एक राइफ़ल थी, लाइसेंस ही। मैं अपना जाके दूसरे कमरे में से राइफ़ल ला के अपने कमरे में रख के सोया। इन लोगों ने मैं जहाँ से हम लोग सामान वामान मेरे परिवार के लोग लेते थे, ले आते थे महीने भर, उस दुकान पे जाके मेरे बेटे के बारे में पूछा था। तो किसी तरह से उसको न्यूट्रलाइज़ किया मैंने कि शादी उदी के लिए कुछ लोग पता कर रहे हैं। जब मुझे तो पता लग गया कि यही लोग हैं, नहीं तो घर के लोग थोड़ा परेशान होते हैं। वो भी एक माने उसमें पैनिकी में होता है दुकान वाला कि बदमाश आ रहे हैं, तो उसने न्यूट्रल किया। लेकिन आगे कुछ नहीं हुआ। फिर मैं CBI में चला गया। बाकी उस केस का भी क्या हुआ मैं नहीं बता सकता। तो क्या लगता है कि जो फ़ोन आया आपको और बेटे के बारे में आपको पूछा जा रहा था दुकान पे, तो कहीं ना कहीं से वो एक तरह से धमकी और आपको प्रभाव में लेने का काम किया जा रहा था अतीक के द्वारा? निश्चित रूप से वो थ्रेट ही था। नहीं तो 1:30 बजे रात में ये कहना कि मैं आपका शुभचिंतक हूँ, अतीक के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ, थ्रेट की बात थी और दूसरा कोई मतलब ही नहीं था। मैंने उससे प्रभावित भी हुए। मैं भी जाके राइफल ले आके अपने घर में रखा, तो मतलब निश्चित रूप से मैं उससे प्रभावित हुआ। DSP उस जिले के उस एरिया के जहाँ पर अतीक अहमद रहता था और अतीक अहमद के सारे केसों के बारे में इन्होंने डीपली उनको किया था और एक बार इनको गिरफ्तार भी किया था। किसको? अतीक अहमद को, किसी मामले में सिलसिले में जिसका इन पर हाथ पाया गया था, जो कि अतीक अहमद को बहुत ही अच्छे से डीपली उनके केसेस को फाइल करते थे और उनको बहुत अच्छे से जानते थे, जिसकी वजह से अतीक अहमद ने उनको धमकी भी दी थी। किसको? ये अतीक अहमद ने धमकी दी थी। ये DSP थे उधर के, उनको धमकी दी थी उनको। ये आज तक पे उन्होंने इंटरव्यू किया। इंटरव्यू करने के बाद उन्होंने ये बात बोली है इतनी सारी, और जो कि इसकी आगे की रिकॉर्डिंग है वो मैं आपको और प्रोवाइड करूंगा, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसके बाद उन्होंने क्या बोला, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और ये कटुआ थे, जो बहुत से जो थे क्रिमिनल्स, उनकी सारी डीपली उन्होंने पढ़ाई करके रखी है और सारी केस स्टडी की है उन्होंने। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करेगा और आपको उसकी रिकॉर्डिंग आगे सुनने। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।